बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टिशू के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि टिशू है क्या चीज़। आप लोगों का तो आइडिया होगा कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों को ब्रीफ सा रिव्यू दे दूँ। ऑर्गेनिज्म का तो नाम सुना है आप लोगों ने। ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिज्म का नाम तब देते हैं जब वो सेल्स का बना हुआ हो। किस चीज़ का? सेल्स का। अब कोई भी चीज़ आप लोगों को मिले और आप उसको चेक कर ले, वो सेल्स और सेल का बना हुआ हो। सेल्स का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा सेल मिलकर उसी चीज़ को बनाया हो, और एक सेल का मतलब ये है कि ओनली वन सेल कैन मेक एन ऑर्गेनिज्म। कभी आप लोगों ने क्लेमिडोमोनास, यूग्लिना, परामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह का नाम सुना होगा। वो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो एक सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अगर आप लोग सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स को देख ले तो इसी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि इंसान है, ह्यूमन। तो यहाँ पे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ थोड़ा सा अपना आइडिया लेके जाएंगे। सेल्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो ये आप लोगों ने 7th क्लास या आई थिंक 8th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल्स प्लस सेल्स ये मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर टिश्यूज़ प्लस टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम प्लस सिस्टम मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से कंपेयर कर लें और यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर में आप लोगों को न तो सिस्टम नज़र आएगा, न आप लोगों को ऑर्गन्स नज़र आएंगे, न आप लोगों को टिश्यूज़ नज़र आएंगे। ओनली एक ही सेल नज़र आएगा। आप माइक्रोस्कोप से चेक कर ले तो एक ही सेल में अल्लाह ताला ने रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, मोमेंट, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग जो कि मल्टी सेलुलर में एक सिस्टम परफॉर्म कर देता है, उसी में अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया होता है। तो इसीलिए उसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी सिस्टम, ऑर्गन या टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख ले तो किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन हुआ, रिस्पायरेशन हुई, एक्सक्रीशंस हुई या सर्कुलेशंस हुई, तो वो एक सेल से परफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए एक ख़ास सिस्टम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो हम सांस लेते हैं अपने नाक और मुंह से, और इसी सांस को जो अपने नाक और मुंह से लेते हैं ये ओनली एंड ओनली हमारे लंग्स में चली जाती है। ये स्टमक में अगर चली जाए तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे नाक और मौत के ज़रिए ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँच जाती है? लंग्स में। अब यहाँ पे ये हाथ मेरा काम कर रहा है, यहाँ पे इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन जो मैंने नाक से लिया चला गया लंग्स में, अभी इसकी यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसी को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अल्लाह ने एक और सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो लंग्स से फिर होता हुआ ये ऑक्सीजन आरबीसीज या हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे हाथ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे फिर इसकी जो ब्रेक डाउन कर देती है खुराक की, तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी तो काम के लिए यूटिलाइज्ड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पैदा हुई है तो उसकी बॉडी में रहना अभी टॉक्सिक है। तो यह हमारी बॉडी से अभी एक्सक्रीट होना ज़रूरी है। तो यहाँ से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेटरी वे के ज़रिए दोबारा एक्सहेलेशन के ज़रिए बाहर जाएगी, और ये वाटर अगर ज़रूरत बॉडी में नहीं है तो किडनी के ज़रिए ये एक्सक्रीट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स। एवरी सेल्स परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शंस। हर एक सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी तब पॉसिबल है जब हमारी बॉडी में इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। अब ये ऑक्सीजन प्रॉपर वे से होता हुआ प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाएगा, और मेटाबॉलिज्म के
रिजल्ट में पैदा होने वाली टॉक्सिक मटेरियल भी बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है। तो अब इस एक एक फंक्शंस को इंडिविजुअली एक सेल परफॉर्म नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर आरबीसी है तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट तो कर सकती है, मगर वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, वो बॉडी से वाटर को एलिमिनेट नहीं कर सकती। अगर आप लोग किसी भी ऑर्गन को चेक कर ले या टिश्यूज़ को चेक कर ले या सिस्टम को चेक कर ले, तो सिस्टम को आप उठा ले, टिश्यूज़ को उठा ले, ऑर्गन को उठा ले, हर एक सेल्स का बना हुआ होगा। किस चीज़ का बना हुआ होगा? सेल्स का बना हुआ होगा। तो उसी सेल्स के ज़रिए वो टिश्यू, वो ऑर्गन या वो सिस्टम अपने काम को परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो स्पेशली इसमें हम एनिमल या ह्यूमन की बात कर लेंगे। ह्यूमन की, किस चीज़ की? ह्यूमन की, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हम एपिथेलियम पे या एपिथेलियल टिश्यू पे क्लास लेंगे, तो इसलिए हम अब कंसंट्रेट कर लेंगे ह्यूमन पे। अगर आप लोग ह्यूमन को देख लें तो ह्यूमन मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट सेल्स मिलकर डिफरेंट टिश्यूज़ बना रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप लोग ह्यूमन में देख ले या किसी भी एनिमल में देख ले तो आप लोगों की बॉडी में अल्लाह ताला ने 100 ट्रिलियन सेल्स को इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलाए हुए हैं कि उसी से ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाए हैं। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स को मिलकर अल्लाह ने कितने टाइप्स के टिश्यूज़ बनाए हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ में अगर आप लोग देख ले तो आप लोगों को सबसे पहले किसी भी बुक में एपिथेलियल टिश्यू का नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? एपिथेलियल टिश्यू का नाम मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू का नाम मिलेगा, कनेक्टिव। फिर आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू का नाम मिलेगा और फिर आप लोगों को नर्वस टिश्यू का नाम मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? सम पीपल रिगार्ड ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू। कुछ लोग कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू भी 5वां किस्म है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पॉइंट क्लियर है? अगर MCQs में आ जाए तो आप लोगों को याद। यहाँ पे देख ले, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिटेल से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को देख ले। कनेक्टिव टिश्यू, एनी टाइप ऑफ टिश्यू which make connection between 2 cell, 2 tissue, 2 system, 2 organs। वो हमारी बॉडी में वो सेल्स जो 2 सेलों को आपस में जोड़ देते हैं, 2 सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं, 2 टिश्यूज़ को आपस में जोड़ देते हैं, 2 सिस्टम्स को आपस में जोड़ देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है? वो सेल्स जिसमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशंस की एबिलिटी हो, वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स हैं। एक स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है एंड कार्डियक मसल है। स्केलेटल मसल्स द नेम गिवन टू दूज मसल विच आर अटैच टू और स्केलेटन। हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी बोन के साथ कोई भी मसल अटैच हो वो स्केलेटल मसल है। फिर उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्मूथ मसल जो हमारे विसराज में मौजूद है उसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, और जो हार्ट में है उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मेनली जहाँ कहीं भी मूवमेंट की ज़रूरत हो, चाहे हार्ट पंपिंग के दौरान हार्ट की मूवमेंट हो, चाहे जीआईटी के डाइजेशंस के दौरान उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस के दौरान उसकी मूवमेंट की ज़रूरत हो, चाहे लोकोमोशंस की ज़रूरत हो, एक जगह से दूसरी जगह तक हम जा रहे हैं या हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू और पोजीशंस, तो इसीलिए अल्लाह ने वहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ बनाए हैं। नर्वस टिश्यूज़ जो हमारे नर्वस सिस्टम्स में होते हैं। नर्वस सिस्टम्स क्या है? चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी विद एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक नर्वस है, एक एंडोक्राइन। अब जहाँ कहीं भी आप नर्वस टिश्यू को उठा ले वहाँ पे आप लोगों को न्यूरॉन मिलेगा। तो ये सेल्स आपस में मिलकर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं। तो हम जब भी टिश्यूज़ की डिफिनीशन करते हैं तो हम कहते हैं कि टिश्यूज़ क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स है। इट इज़ नथिंग जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स, या फिर सिंपली हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, या सिंपली हम कहते हैं कि इट इज़ अ फैमिली ऑफ सेल्स। ये क्या है? फैमिली है, सेल्स की फैमिली है। अब इसका काम क्या है?
इसका काम होगा कोई स्पेशल फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा होगा। स्पेसिफिक फंक्शंस कहने का मतलब ये है कि सेल्स, मैंने जिस तरह आप लोगों को यूनिसेलुलर का एग्जांपल दे दिया कि एक सेल कर सकता है कुछ भी कर ले, लेकिन मल्टी सेलुलर में ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेल वो तमाम काम कर ले। तो सेल्स को इकट्ठा होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? इकट्ठा होना पड़ता है किसी ख़ास काम के लिए। या तो एक काम करेगा या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को जो किसी एक ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप टुगेदर हो गए हैं, इसी को हमने नाम दिया है टिश्यू। टिश्यू इज़ नथिंग जस्ट द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सेल। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? अगर कोई बंदे इकट्ठे मिल जाए, कोई ख़ास काम कर रहा हो, उसी को आप लोग नाम दे दे क्या? टिश्यू। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू को, तो ये एपिथेलियल टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यूज हम एक दूसरे से नेम के थ्रू या इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसका फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर इसके फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर से अलग होगा। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, ज़रूरी नहीं है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के हर एक सेल का काम दूसरे सेल के काम की तरह हो। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले, एपिथेलियल टिश्यू में, कनेक्टिव मस्कुलर में, जहाँ कहीं भी आप लोग सेल्स को उठा लें ह्यूमन बॉडी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए ये मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, फिर स्पेसिफिकली इस पे आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहा है डॉक्टर मुन्ना? आप ऐसे देख रही है कि मैं कोई न्यू चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख ले, एक तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इसमें सेल्स होंगे। क्या होंगे? सेल्स होंगे। और सेल्स में फिर न्यूक्लियस भी होंगे। यूक्रियाटिक प्रोक्रियाटिक का आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे देख ले, इस सेल्स के बाहर इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मिलेगा और इसके अंदर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जितनी भी सेल्स हैं, इसके अंदर भी मटेरियल होंगे, इसके बाहर भी मटेरियल होंगे और इसके बीच में स्पेस होगा। ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, या इसको हम इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल या सिंपली इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इस इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, तो इस सेल को अगर आप लोग देख लें, तो इन दो सेल्स के दरमियान में तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया, इतना यहाँ पे। अब इसी स्पेस को लेकर, इसी चीज़ को लेकर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि एपिथेलियल सेल्स में स्पेस कितना होगा। ये एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े होंगे या इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगा। जितनी भी आप लोग सेल्स देख ले, चाहे कनेक्टिव की, मस्कुलर उसकी हो, तो इसमें ये स्पेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस एपिथेलियल सेल। पॉइंट क्लियर है? जितने भी आप एपिथेलियल सेल्स को ले ले, तो ये टाइटली पैक्ड सेल होंगे, टाइटली पैक्ड सेल होंगे। ये इतने, ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होंगे, स्पेस ही नहीं होंगे। और इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होगा, ये मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। तो एपिथेलियल सेल्स टाइटली पैक्ड सेल्स जो कि पुट टुगेदर किए हुए हैं अल्लाह ने, इसी को हमने नाम दिया है एपिथेलियल। एपी का वैसे भी मीनिंग है अपॉन, और थीलियम ये प्रोट्रूडिंग सरफेस को या तीली मतलब कहते हैं निप लाइक स्ट्रक्चर को एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे देख ले, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इस ह्यूमन बीइंग में अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाए हैं और इस एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, शेप क्या है, इसके लेयर्स क्या है और इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे इस ह्यूमन बॉडी में टोटली हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है क्या चीज़, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। पॉइंट क्लियर है? बात थोड़ी समझ आ गई डॉक्टर मोमना?
नींद आ रही है, मिटाओ इसको। पूरा खुशबू लगा लगा करना पूरा ही चूक हमने पेगी खा लगा लगा पूरा शुरू वस बक epithelial tissue बारे वस मा लगा कारू के खा तो मंगा सादा epithelial tissue अल्लाह ताला शर्त जोड़ करी द सर पार जोड़ करी और पकम लगमानी जोड़ करी। और आपको समझ तो आ रहा है पुश्तो थोड़ी बहुत। हम उर्दू से ही नहीं बोल सकते ना, इसलिए हम पुश्तो में ज़्यादा बात कर लेंगे। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू के पीछे कंसेप्ट आप लोगों ने कैसे बनाना है। टिश्यू का तो समझ आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू, अब अगर मैंने इस पे लेबल लगाया कि ये टिश्यू है तो इट मीन्स इट शुड बी द ग्रुप ऑफ सेल्स। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू का नाम ले लो तो आप लोगों के जहन में कम से कम ये आना चाहिए कि ये टिश्यू होंगे। ये क्या होंगे? ये टिश्यू होंगे। और जहाँ कहीं भी टिश्यू होंगे इट विल बी द ग्रुप ऑफ सेल्स। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स का मकसद क्या होगा? क्यों ये अल्लाह ने ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए हैं? किस काम के लिए बनाए हैं? सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इस लेक्चर के बाद हमें क्या समझ आना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी एबल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ये कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे होंगे ये आपको आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा, दूसरी बात, और इसका फंक्शन क्या है, क्यों अल्लाह ने बनाए हैं, और क्यों कहाँ पे कौन से वाले सेल क्यों अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, तो ये आना चाहिए। अब यहाँ पे देख ले, सबसे पहले अगर आप इसके स्ट्रक्चर से पहले इसके फंक्शंस को देख ले तो थोड़ा सा फिर आपको आने वाले लेक्चर में आसानी होगी समझने में। सबसे पहले जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, किस चीज़ की? प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, वहाँ पे अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू से काम लिया हुआ है। प्रोटेक्शन सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि कोरिंग ऑफ द बॉडी। कोरिंग, ये कोरिंग अगर एक्सटर्नली रिक्वायर्ड है तो भी अल्लाह ने एपिथेलियल टिश्यू को यूटिलाइज किया हुआ है। ये अगर इंटरनली रिक्वायर्ड है तो भी अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू से काम लिया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो वहाँ पे अल्लाह ने एपिथेलियल सेल से काम लिया हुआ है। दूसरी बात, दूसरे क्या फंक्शंस है प्रोटेक्शन के अलावा? हाँ, एब्जॉर्प्शन। जहाँ कहीं भी एब्जॉर्प्शंस की ज़रूरत हो, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, कहाँ पे हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगी? सब, हाँ, ये तो सबको पता है कि हमारी जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन होगी, और ब्लड में, ब्लड वेसल से भी, और किडनीज में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती है नेफ्रॉन में, किडनीज में, तो वहाँ पे। तो जहाँ कहीं भी एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है या रीएब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन मीन्स फिल्ट्रेट से वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे अल्लाह ने इसको बनाया। इसके अलावा डॉक्टर मोमिन आप बताएं। शाबाश। सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशन भी लिख ले। व्हाट इज सिक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, आप बताइए डॉक्टर मोहम्मद। डॉक्टर इफ्रा आप चुप। हाँ, सिक्रीशंस मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी के स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बना देते हैं, और वो हमारी बॉडी में एक टाइप ऑफ सेल्स बना देते हैं और उसका फंक्शन किसी दूसरी सेल पे होता है। आप सिंपली एग्जांपल ले ले हार्मोन्स की, तो सिक्रीशंस है। एक्सक्रीशन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए हमारी स्वीट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, या हमारी किडनी के थ्रू
इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी सिक्रीशन और एक्सक्रीशन की ज़रूरत हो, सिंपली आप लोग सिक्रीशंस के लिए अगर आप लोग चेक कर ले ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जितने भी ग्लैंड्स हैं ग्लैंड्स, तो वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने हुए हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इसके अलावा जी सिंपली आप लोग ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जीआईटी में डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अलावा क्या है, फंक्शंस कम से कम आना चाहिए। एक और फंक्शन, हाँ डॉक्टर खुरम, अच्छा यहाँ पे देख लें सेंसेशन। अगर आप लोग देख लें टेस्ट बड्स टंग पे होते हैं ना, सेंसरी एपिथेलियम है, अल्फैक्टरी एपिथेलियम, स्मेल, ये भी एपिथेलियम है सेंसरी। ऑर्गन ऑफ कोठाई में अगर आप लोग देख ले ईयर में, वो भी सेंसरी एपिथेलियम है। यहाँ स्किन पे भी डिफरेंट सेंसरी एपिथेलियम है। तो अगर आप लोगों को ये आइडिया हो, कम से कम आप लोगों को थोड़ा बहुत इन 5 पॉइंट से आप लोगों के जहन में आएगा कि अब इसकी मौजूदगी कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए हमारी बॉडी में। इस फंक्शंस को देख के आप लोगों को लोकेशन का पता चल जाएगा, कहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ पे सिक्रीशंस की ज़रूरत है, कहाँ पे एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, कहाँ पे सेंसेशन की ज़रूरत है और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ये 6 पॉइंट्स अगर आप लोगों के जहन में हों, थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे हुई। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले, इस एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं। इसी जो मैंने पॉइंट्स बताएं, इसी में हम इसके कोरिंग, इस कोरिंग के लिए हम इसको मज़ीद, इसको हम सिंपली 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। एक को हम कोरिंग एपिथेलिया और मेम्ब्रेनस एपिथेलिया कहते हैं, मेम्ब्रेनस एपिथेलिया और एपिथेलियम। और दूसरा हम सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ग्लैंडुलर। हमारी बॉडी में जहाँ भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत हो, जहाँ भी कोरिंग की ज़रूरत हो, यहाँ पे आप लोग सिंपली कोरिंग एपिथेलिया भी कहते हैं, कह सकते हैं कोरिंग एपिथेलिया। कोरिंग कहाँ कहाँ ज़रूरी है? स्किन, आउटर कोरिंग। हमारी स्किन हमारी इंटरनल बॉडी को कोरिंग प्रोवाइड करती है, तो स्किन शुड बी मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है या जितनी भी इंटरनल कैविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ है, उसकी इंटरनल लाइनिंग को एपिथेलियम से अल्लाह ने डेकोरेट किया हुआ है। इंटरनल कैविटीज़ कौन कौन से होंगे? प्लेवरल कैविटी का नाम सुना है, कहाँ पे होती है? लंग्स में। पेरिकार्डियल की नाम सुनी है, हार्ट में। और पेरिटोनियल के नाम सुनी है। 3 कैविटीज़ मेनली। इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है ये एपिथेलियम की बनी हुई है। पैराइटल लंग्स के इर्द गिर्द, पेरिकार्डियल अराउंड द हार्ट एंड पेरिटोनियल इन द एब्डोमेन। इसके अगर आप लाइनिंग को इंटरनली देख ले, क्योंकि वहाँ भी ये क्या करती है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ये फ्लूइड सिक्रीट करती हैं ताकि वहाँ पे लुब्रिकेशंस हो।
पॉइंट क्लियर है? कैविटीज़, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स हैं, जितने भी ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स का मतलब ये है जितने भी हमारे सिस्टम है और उसका बराह रास्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन हो, उसकी ट्यूब्स की भी अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू से डेकोरेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख ले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट बाहर एनवायरनमेंट से है। अगर आप लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देख ले या डाइजेस्टिव सिस्टम को, अगर यूरोजेनिटल सिस्टम को आप लोग देख ले, तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट एनवायरनमेंट से है। इसके ट्यूब्स को अगर आप लोग देख ले, तो इसके ट्यूब्स को भी इंटरनली अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू से बनाया हुआ है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले ट्यूब्स के अलावा और कौन कौन से स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। जहाँ कहीं भी आप लोगों को एब्जॉर्प्शंस की ज़रूरत हो, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी सबको पता है, मेनली जीआईटी में हुई। जीआईटी के अलावा किडनी में भी नेफ्रॉन में होती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बनाए हैं? अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यूज बनाए हैं जीआईटी में और किडनी में। अगर आप लोग ग्लैंड्स को देख ले, ग्लैंड्स को, तो हमारी बॉडी के जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इसको भी अल्लाह ताला ने एपिथेलियल सेल से बनाया। यहाँ पे आप लोग देख ले कि मेनली प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सेंसेशन, ये तो आप लोगों के मेम्ब्रेनस कवरिंग एपिथेलियम इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्किन में आप लोग एपिडर्मस का लिख ले, क्योंकि स्किन के कवर है तो एपिडर्मस होना चाहिए। कैविटीज़ है, ट्यूब्स है, सिस्टम है। एक और पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब इसके हम थोड़ा सा फिर मैं वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि और भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको हम शेप के लिहाज से, ये तो हमने इसको फंक्शंस के, तो मेम्ब्रेन या प्रोटेक्टिंग कवर प्रोवाइड कर देती है या फिर सिक्रेशंस कर देते हैं, इसी पे हमने इसको कवरिंग एपिथेलिया ग्लैंडुला में। अगर हम इसके शेप के लिहाज से इसको देख लें, शेप के लिहाज से, तो इसको शेप के लिहाज से हम डिवाइड कर लेते हैं सेल की शेप के लिहाज से 5 टाइप्स में, मेनली 4 में लेकिन 5 टाइप्स में। या तो इसका शेप प्लेट होगा, प्लेट और फ्लैट दोनों बोल सकते हैं, फ्लैट भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं, प्लेट। और यह होगा क्यूब लाइक, यह होगा कॉलम लाइक। ये 3 आप लोग पहले पढ़ ले, फिर 4th का मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी सेल शेप के लिहाज से आप लोगों को यू प्लेट नजर आए, यू में इधर बनाऊंगा, यहाँ की न्यूक्लियस होती है ये, तो इसी को हम स्क्वेमस सेल कहते हैं, स्क्वेमस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हैं, कभी आप लोगों ने तो एक अंडा पकाया होगा, उसके जो बीच में वो जर्दी होती है वो थोड़ी ऊपर लेके आती है, तो इसको आप यूँ काट ले यूँ, तो इसकी ये जो न्यूक्लियस वाला रीजन होता है थोड़ा ऊपर आया होता है और इसके किनारे जो है वो पतले होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के कोई भी चीज़ आप लोगों को एक शीट बनाता हुआ नज़र आ जाए तो इसी को हम स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस मीन्स फ्लैट, तो प्लेट। अगर आप लोगों को कोई चीज़ यू क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, क्यूब लाइक, क्यूब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो विड्थ होती है, लेंथ होती है, चारों तरफ से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल डायरेक्शंस इसके सेम होते हैं। इसी को हम क्यूबॉइडल कहते हैं, क्यूबॉइडल। या अगर आप लोगों को कॉलम लाइक सेल्स नज़र आ जाए, कॉलम लाइक मीन्स
कि उसकी जो विड्थ है, हाइट उसकी ज़्यादा हो, हाइट HEIGHT, हाइट इज मोर देन विड्थ। ये कॉलम लाइक है, इसको कॉलमनर सेल कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो शेप के लिहाज से अगर आपको माइक्रोस्कोप में कोई क्या स्लाइड रखी हुई हो और आप लोगों को फ्लैट फ्लैट सेल्स नज़र आ जाए, ये क्या होंगे? स्क्वेमस होंगे। क्यूब लाइक सेल्स नज़र आ जाए, क्या होंगे? क्यूबॉइडल होंगे। कॉलमनर लाइक आ जाए तो क्या होंगे? कॉलमनर होंगे। कॉलम लाइक नज़र आ जाए। कॉलमनर में क्या होता है? बंद कर लो इसको। अच्छा, कॉलमनर में एक पॉइंट याद रखनी है, इसमें इसके ये न्यूक्लियस, इसको मैं हेड से, ये न्यूक्लियस इसकी यहाँ पे होती है बीच में, और इसकी भी यहाँ पे बीच में। क्यूबॉइडल को थोड़ा मैं और सिंपल बना देता हूँ, ये इसकी सेंटर में ये न्यूक्लियस होती हैं। यहाँ पे इसकी सेंटर में नहीं होती, इसकी ओवल शेप न्यूक्लियस होती है और यहाँ बेस पे होती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियस कहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा? एम्प्लीकेशन बेस में इसका नज़र आएगा आप लोगों को। बाकी इसमें साइटोप्लाज्म होंगे, वो बाकी जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो होंगे। अब यहाँ पे देख लें, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। एक और इसमें होती है, वो बाद में मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी वो आपको समझ नहीं आएगा। अब इसको देख लो, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्लैट सेल्स नज़र आए, क्या हो गए हो? स्क्वेमस सेल। क्यूब लाइक आए, क्यूबॉइडल है ये। अब इसकी लेयर्स की आप अगर बात कर ले तो अगर ये सिंपल एक ही लेयर में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये स्क्वेमस सेल की मैं अगर बात कर लूँ तो यहाँ लेयर के लिहाज पे लेयर्स, क्या ये कितने लेयर्स के बने हुए हैं? शेप का तो हो गया, अब लेयर्स के, या तो सिंगल लेयर के बने होंगे, सिंगल, और या मल्टीपल लेयर के बने होंगे। पॉइंट क्लियर है डॉक्टर खुरम? ये सेल्स सिंगल लेयर में एक लाइन में पड़ी होगी, या ये मल्टीपल लेयर्स, एक लेयर के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवें तक डिपेंड करता है कि। अब देखो यहाँ पे, अगर ये सिंगल लेयर में नज़र आ रही है आपको, इसको यूनिलेमिनर कहते हैं। यूनि मीन्स वन, लेमिनर मीन्स लेयर, और ये मल्टी लेमिनर। अब देखिए यहाँ पे, इस यूनिलेमिनर को हम सिंपल कहते हैं। क्या ये सिंपल है? ओनली सिंपल। और इस मल्टीलेमिनर को हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। पॉइंट क्लियर है? लेयर्स के लिहाज से ये मार्कर्स, ये सेल्स हैं, ये दूसरा सेल्स है, ये फिर तीसरा सेल, सिंगल लेयर बनाए हुए हैं, ये सिंपल है। लेकिन अगर यू पड़े हुए हैं, चार लेयर एक के, तो ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड है। पॉइंट क्लियर है? यूनिलेमिनर भी बोलते हैं, मल्टी लेमिनर। अब सिंपल या तो सिंपल स्क्वेमस होंगे, सिंपल स्क्वेमस होंगे, या सिंपल क्यूबॉइडल होंगे, या सिंपल कॉलमनर होंगे। ये हुई ना बात? क्या सिंपल या तो स्क्वेमस होंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। सिंपली बस सिंगल लाइन है। लेकिन अगर आप लोग देखें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होंगे एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होंगे। फोर्थ का मैंने नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले, अगर यू माइक्रोस्कोप में नज़र आ जाए, सिंपल में बनाऊंगा अभी यू, ये सिंपल स्क्वेमस होंगे, सिंपल स्क्वेमस। लेकिन अगर यू आप लोगों को नज़र आए, ये वन लेयर हुआ, ये इसके ऊपर दूसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर में बनाऊंगा, तो ये सिंपल नहीं, फिर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। डॉक्टर मुन्ना बिजी आप बहुत, तो यहाँ समझ आ रही है? अगर सिंगल लेयर माइक्रोस्कोप में दिखे आपको सिंपल होगा, अगर फ्लैट लाइक है स्क्वेमस होंगे, अगर लेयर्स अपॉन लेयर्स होंगे
तो ये स्ट्रेटिफाइड, अगर फ्लैट सेल्स नज़र आ रही है तो ये स्क्वेमस होंगे। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या सिंपल या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होंगे। किस बेस पे हमने नाम दे दिया? सिंगल लेयर है या मल्टीपल है? अगर मल्टीपल है स्ट्रेटिफाइड, हमने इसको बुलाया, क्या कह दिया? अगर सिंगल है तो सिंपल। इसी तरह अगर आप लोग यहां पे देख ले, ये वाला ये सिंपल क्यूबॉइडल है, लेकिन अगर इसी को ये सिंपल क्यूबॉइडल है, और यहां पे अगर ये एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर बनाऊं, तो ये क्या हुआ? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल पॉइंट क्लियर है? अगर यू में सिंपल यू बनाऊं, बेस में मैं इसे, ये सिंपल क्या है? कॉलमनर। अगर यू में बनाऊं, तो ये कौन से हुए? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब एक बात आप लोग और याद रखिए, बाकी टिश्यूज़ और इस टिश्यूज़ में फ़र्क क्या है? एक तो इसमें ये टाइटली मैंने एक दूसरे के साथ अपोज्ड बना दिए, पैक्ड बना दिए, क्लोजली बना दिए। कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस इसमें इतना ज़्यादा नहीं बनाए जितने कनेक्टिव टिश्यू में फिर हम बनाएंगे। पॉइंट क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, ये जितनी भी सेल्स हैं, इसकी जो बेस वाला लाइन है, चाहे सिंगल लाइन हो, चाहे इसकी सबसे निचले वाला लाइन हो, तो इसी के लिए अल्लाह ने एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, और उसी मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन। पॉइंट क्लियर है? किसी भी आप लोग लेयर को ले, चाहे मल्टीपल लेयर हो, चाहे यूनिसेलुलर लेयर हो, हर एक लेयर के नीचे ये जो रेड से मैंने बनाई, ये वाली लाइन मिलेगी आपको। मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल ये, तो इसके ऊपर ये पड़े होंगे, या यू पड़े होंगे, या यू कॉलमनर या क्यूबॉइडल, मगर इसके लिए एक बेसमेंट होगा। कनेक्टिव टिश्यू के लिए ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर लें, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी यहाँ पे पेनिट्रेट करता हुआ ब्लड वेसल्स नहीं मिलेगा। न इसमें मिलेगा, न इसमें मिलेगा, न इसमें मिलेगा, न इसमें, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन को कोई भी ब्लड वेसल्स क्रॉस नहीं करता है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ तक तो आ रहा होता है, लेकिन फिर सिंपल डिफ्यूजन से जितनी भी न्यूट्रिशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से यहाँ चली जाती है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की डिवीजन को चेक कर ले, तो इसकी जो बेसल लेयर है, इसी में सिर्फ अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी हुई है कि ये सेल यहाँ पे प्रोलिफरेट कर जाते हैं, और ये यहाँ पे फिर एक्युमुलेट या एग्रीगेट कर जाते हैं, यहाँ पे एक्युमुलेट कर जाते हैं। सिंपल कहने का मकसद ये है कि ये जो बेसल सेल्स हैं, बेसल सेल्स, इसमें माइटोसिस की एबिलिटी है डिवाइड होने की, और ये डिवाइड होकर इसी सेल्स को बना रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे फिर डिपोजिट हो जाती है। इसी दोनों में क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में ये प्रॉपर्टी नहीं है। पॉइंट क्लियर है? दो बातें। बाकी टिश्यू से अलग किस चीज़ पे है? देयर इज नो वेस्कुलराइजेशन। एपिथेलियल टिश्यूज आर एवेस्कुलर। इंपॉर्टेंस है इसकी, मैं बताता हूँ कि क्या है। एक बात कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर ले, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो बेसल वाला लेयर है, उसमें डिवाइड होने की एबिलिटी है, वो डिवाइड होकर यहाँ पे इसी सेल्स को बना रहे होते हैं, और कंटिन्यूसली बना रहे होते हैं, कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, तो इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि इसमें सिर्फ बेसल लेयर में है। अब यहाँ पे देख ले, अगर आप लोग हमारे स्किन को देख ले, स्किन को,
तो इसमें अल्लाह ताला ने जो सेल्स बनाए हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बनाए हैं। जब हम शेव कर रहे होते हैं, फीमेल तो शेव नहीं कर रही है, जब हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम जो लेज़र से ये कर रहे होते हैं तो जो हमारा अपरमोस्ट लेयर है वो शेड कर जाता है, शेड कर जाता है। नॉर्मली भी हमारे स्किन्स जितने भी इसके सेल्स है आउटरमोस्ट वो शेड कर जाते हैं। इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लोरा होता है या जो पैथोजेंस बैक्टीरिया अटैच्ड हो जाते हैं वो इसके साथ शेड कर जाते हैं। दूसरी बात, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन अप टू एनएस कंटिन्यूसली ये शेड कर जाते हैं। जिस तरह सांप की तो आपने उसके चमड़े को उतारते हुए देखी होगी ना, वो कभी कभार अपने चमड़े को, अपने स्किन्स को कहीं पे छोड़कर वो चला जाता है। हमारे भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआईटी कंटिन्यूसली ये शेड कर जाते हैं, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह कि ये एक ही टाइम पे इसको हम या हमारा बॉडी इसको एक ही टाइम पे इसको शेड नहीं करता है। ये दूसरी बात, सबसे ज़्यादा और जल्दी रिकवर या रीजनरेट होने वाली हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगर आप लोग चाय पी रहे हो और उसी टाइम आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे जल जाए म्यूकस मेम्ब्रेन, कल सुबह आप उठ जाएंगे, वो रिकवर होगा। इसकी एबिलिटी ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने माइटोसिस की एबिलिटी बनाई। अब यहाँ पे देख ले, ये तो चंद एक बातें याद आ गई इसके रिलेटेड। एक और बात इसमें मैंने अच्छा याद आ गया। अब देखो यहाँ पे इस पे दोबारा मैं आ जाता हूँ कि आप लोगों ने आप ही इसको अप्लाई कैसे करना है। इसी सेल्स को जो मैंने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात की, तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने सेम सेल्स को एक दूसरे के ऊपर बना लिया। अब पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को ये इसके लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्यूबॉइडल सेल्स बनाए, ये इसके न्यूक्लियस हैं, और फिर इसके ऊपर मैंने स्क्वेमस सेल्स बनाए, फिर मैंने इसके ऊपर कॉलमनर सेल्स बनाए, और फिर मैंने इसके ऊपर स्क्वेमस सेल्स बनाए। लेयर्स तो मैंने मल्टीपल बनाए। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये क्या होगा, ये स्ट्रेटिफाइड होगा। लेकिन अब नाम कैसे देना है, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूबॉइडल बेस में है, फिर स्क्वेमस है, फिर कॉलमनर है, फिर शायद इसके ऊपर मैं और भी बनाऊं, ये फॉर एग्जांपल ये कॉलमनर बनाऊं। अब इसका नाम क्या होगा? ऐसे सेल्स मिलेंगे आपके बॉडी में, आपको बहुत मिलेंगे। नाम क्या होगा? वहाँ पे स्लाइड रखी हुई है, स्लाइड तो रखेंगे क्योंकि हिस्टोलॉजी की जब वो होगी तो ये नाम कैसे देंगे? डॉक्टर खुरम पॉइंट याद रखना। यहाँ पे देखें, इसकी जो अपरमोस्ट टॉप पे जो लेयर है हम स्ट्रेटिफाइड उसी का नाम देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है? कॉलमनर। अगर इसको मैं हटाऊं तो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अगर इसको हटाओ तो क्या? स्ट्रेटिफाइड। और इसको हटाओ, अगर यहाँ पे क्यूबॉइडल बना तो आउटरमोस्ट। बीच में कुछ भी हो, कितनी भी लेयर्स हों, जो टॉप पे होगा नाम उसी का होगा। इसमें पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे एक और बात, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड बनाए और यहाँ पे मैं एक इसके साथ स्क्वेमस सेल्स मैंने बनाए। होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे देख ले डॉक्टर मोमना, आप सो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस, इसी से पहले इसमें यहाँ पे केराटिन की डिपोजिशंस हो जाती है, खास किस्म की प्रोटीन होती है। इसका न्यूक्लियस लॉस हो जाता है और ये सेल्स डेड हो जाते हैं। आउटरमोस्ट लेयर को, स्ट्रेटिफाइड में आउटरमोस्ट स्क्वेमस सेल्स को मैंने किस चीज़ से फिल्ड कर दिया? केराटिन प्रोटीन से। उसके न्यूक्लियस को मैंने ख़त्म कर दिया, ये अल्लाह कर देता है, वैसे मैंने डायग्राम में कर दिया। तो यहाँ पे सेल्स डेड हो गई। ये आउटरमोस्ट लेयर प्रोवाइड करती है, मोस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और मोस्टली ये वाटर को इम्परमिएबल है। न तो वाटर इनसाइड जा सकती है न आउटसाइड जा सकती। ये केराटिनाइजेशंस यहाँ पे हो गई।
तो इसीलिए हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ अपरमोस्ट लेयर जो कि केराटिनाइज्ड है या नहीं है, इसको हम केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम या नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। तो हम कहते हैं कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब या अगर इसी तरीके से मत बनाओ लेकिन इसको मैं केराटिनाइज्ड ना कर लो तो इसी को हम नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब क्यों ऐसा अल्लाह ने किया है? जहां कहीं भी ज़रूरत हो कि हमारी बॉडी के अंदर पर अगर मुझे कोई पकड़ ले और मुझे मतलब समंदर में अनफॉर्चुनेटली डाल दे, फेंक दिया, समंदर की पानी हमारी बॉडी के पानी के निस्बत हाइपरटोनिक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। जहां कहीं भी सॉल्यूट्स होंगे तो सॉल्यूट्स अपने आप की तरफ पानी को खींचता है। तो चांसेस है कि हमारा जो यहां पे मैंने डायग्राम बनाया था, मेरी बॉडी के जो पानी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूट्स की वजह से मेरी बॉडी से निकल जाए। पॉइंट क्लियर है? वाटर लॉस की चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? जितनी भी एनिमल्स है मोस्टली, तो उसी को अल्लाह ने केराटिनाइज्ड किया हुआ है। एक बात। दूसरी बात, अगर मुझे कोई ऐसी पानी में डाल दे फ्रेश वाटर में कि उसकी निस्बत मेरी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है या जो मेरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है, तो वो चांसेस है कि वो पानी को खींच ले अंदर की तरफ। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटरप्रूफ लेयर जो ये केराटिन प्रोवाइड करती है, तो ये ना तो पानी को लॉस होने देता है, ना ये पानी को अंदर जाने देता है। तो हमारी बॉडी अगर वाटर में भी रहे तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं है जब तक ये इंटैक्ट हो। ये देख लेंगे कि इंटैक्ट कैसे है, कौन सी प्रोटीन किसी ने इसको जकड़ा हुआ है, इसके ऊपर वाले सरफेस पे किया है, बेस पे किया है, लेटरल पे किया है। लेकिन ये थोड़ा जनरल आइडिया है कि ये केराटिनाइजेशंस क्यों अल्लाह ने प्रोवाइड की है। तो इसीलिए ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे होना चाहिए? स्किन में। पॉइंट ईजी है, क्योंकि इसने तो प्रोटेक्शन इंटरनली। ये नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम अल्लाह ने हर उसी जगह पे बनाया हुआ है जहां पे एब्रेजन्स के चांसेस हो, फॉर एग्जांपल हम जब खाना खा रहे होते हैं तो एसोफेगस में चांसेस है कि ये एपिथेलियम क्या हो जाए? डैमेज्ड हो जाए। तो ये नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आप लोगों को ओरल कैविटी में मिलेगा, ये विजाइना में मिलेगा, और ये एनल कैनाल के जो इंफीरियर पार्ट है उसी में मिलेगा आप लोगों को, या सिंपली आप लोग एनल कैनाल याद रखिए, नॉन केराटिनाइज्ड। तो इसी को भी अल्लाह ताला ने वहाँ पे इसलिए नॉन केराटिनाइज्ड किया हुआ है कि वहाँ पे ये म्यूकस सीक्रेट करती है और वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। तो लुब्रिकेशंस या म्यूकस सीक्रेटिंग्स एबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह ने उसमें केराटिनाइजेशन नहीं की हुई है। अच्छा, ये तो हुई केराटिनाइजेशन और नॉन केराटिनाइजेशन के बाद एक और बात मुझे बीच में याद आई तो दोबारा मैं भूल गया, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लो कौन सी बात थी। हाँ डॉक्टर खुरम, मैं क्या सोच रहा था बीच में, बिजली की वजह से वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। इम्पोर्टेंट बात थी क्योंकि याद रखने वाली बात थी, थोड़ा सा वो जनरल कंसेप्ट था। अब क्या बोलूँ मैं, कौन सी वाली बात थी? यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है, कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा है कि एपिथेलियम सेल्स कहाँ। अब यहाँ पे देख ले थोड़ा उसको, वो अगर बीच में याद आ गया तो मैं वो एक्सप्लेन कर लूँगा। अच्छा हाँ याद आ गई। अब देख यहाँ पे पॉइंट तो क्लियर है, मल्टीपल लेयर है, क्या है? स्ट्रेटिफाइड। सिंपल लेयर है, अगर उसका शक्ल प्लेट है स्क्वेमस होगा, क्यूब लाइक है क्यूबॉइडल होगा, कॉलमनर होगा।
पॉइंट क्लियर है? मल्टीपल लेयर है लेकिन अपर मोस्ट जो भी होगा वही नाम होगा। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे मैंने साइन अप इंटरोगेशंस को पुट किया हुआ है। यहाँ पे एक और लफ्ज़ हम यूज़ कर लेते हैं, इसी को हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो तो आप लोगों को पता है, कुछ फॉल्स को कहते हैं। स्यूडो अगर हुआ और स्ट्रेटिफाइड हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, पॉल स्ट्रेटिफाइड है। और जितनी भी आप लोगों के रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ये नेज़ल या ये ब्रोंकाई तक, ये सारे के सारे पे आपको लोग सूडो में क्या होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड में अगर आप लोग चेक कर ले, यहाँ पे यू में बनाऊंगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने बनाया और इसके ऊपर एक तो मार्कर ख़राब हो गया, आप लोग मार्कर लेके आएंगे मेरे लिए, मुझे पता है। ये देखिए, ये मैंने कॉलमनर सेल बनाई, फिर ये मैंने कॉलमनर सेल बनाई, फिर मैंने कॉलमनर। अब यहाँ पे देख लें, इसके बीच में ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं छोटे छोटे। अब देखिए यहाँ पे देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह खर्चा है यार। हाँ, अब यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पे इसकी मैं न्यूक्लियस यू बनाऊँ और इसका न्यूक्लियस मैं थोड़ा अपवर्ड यहाँ पे बनाऊँ, इसकी न्यूक्लियस अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इसकी यहाँ पे बनाऊँ, इसकी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इसकी यहाँ पे भी, इसकी। अब हुआ क्या था असल में, इसका एक सेक्शन लिया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो हम सेक्शन लेंगे ना, जो मैं बता रही थी। यहाँ पे देख लें, इसका जो सेक्शन लिया था तो उसको नज़र आया कि ये वाला ऊपर वाला लेयर है, ये वाला नीचे वाला है, ये ऊपर वाला लेयर है, ये तो यहाँ से यू, तो उसको लगा कि ये 2 लेयर है। असल में ऐसी नहीं थी। असल में कहानी ये थी कि ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, इसकी ये न्यूक्लियस थोड़ी ऊपर चली गई थी और ये भी, ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं। आप लोगों को गॉबलेट सेल्स का नाम याद आ जाएंगे, गॉबलेट सेल्स। तो यहाँ पे देख लें, इसी को जब उन लोगों ने देख लिया तो उसने इसको नाम दे दिया स्ट्रेटिफाइड। बाद में पता चला कि ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, ये क्या है? सिंपल है। लेकिन इसकी जो न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूशंस थी तो डाइसेक्शन में यू लगा कि ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड है, इसीलिए इसको नाम दिया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और जितना भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है किस चीज़ का बना हुआ है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब थोड़ा सा एक और इसमें मैं एडिशन कर लेता हूँ। इसमें अगर आप लोग इस सेल्स को देख ले, सिंपली मैं यहाँ पे एक सेल बना लूँगा, सिंपली यू, ये सेल है और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। अगर आप पोलरिटी ऑफ द सेल को चेक कर ले, किस चीज़ को चेक कर ले? पोलरिटी ऑफ द सेल को। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये एक इसका ये अपर वाला पोल होगा, एक इसका ये साइड वाला पोल होगा और एक नीचे वाला, यानी 2 साइड्स है इसके, एक ऊपर वाला एक। इसी को, इस साइड्स को, इसी को हम पोलरिटी ऑफ द सेल कहते हैं। ये एपाइकल डोमेन है, ये लेटरल डोमेन है, ये बेजल डोमेन है। पॉइंट क्लियर है? एपाइकल, लेटरल एंड बेजल पोलरिटी। एपाइकल पे क्या बनाया हुआ है? कौन कौन से सेल्स को अल्लाह ने मज़ीद मॉडिफाई किया हुआ है फॉर दियर स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्पेसिफिक मैं बोलता हूँ तो आप कंसिडर कर ले, डॉक्टर इफ्रा ये माइंड करती है कि आप स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक। अब देख ले यहाँ पे, इसमें अल्लाह ने यूँ किया हुआ है, यहाँ पे देख ले, ये एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे हुई है, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन यू थोड़ी ऊपर आई हुई है और ये मेम्ब्रेन भी थोड़ी ऊपर आई हुई है और ये मेम्ब्रेन भी थोड़ी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऊपर चला गया है। अब देखें, इसी के अंदर अगर आप लोग देख लें, इसी के अंदर इसके स्ट्रक्चर में अल्लाह ने मॉडिफिकेशंस की है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप लोगों को एक्टिन प्रोटीन, इसकी एक स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा इधर बनाऊँ, नज़र आएगा, नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, थोड़ा डॉक्टर खुरम किसी का भला हो जाएगा, इसको जूम कर लिया करें। यहाँ पे देख ले, ये मैं एक बना रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसको देख ले, यहाँ पे मैंने एक्टिन प्रोटीन बनाया, एक्टिन। पॉइंट क्लियर है? यहाँ भी मैंने एक्टिन, इसके कोर को, इसके अंदर वाले हिस्से को मैंने एक्टिन प्रोटीन से भर दिया। पॉइंट क्लियर है?
इस एक्टिन प्रोटीन को मैंने मायोसिन 1 प्रोटीन के थ्रू इस मेम्ब्रेन से मिला लिया, मायोसिन को। और इसके अगर आप लोग यहाँ बीच पे देख लें, बीच पे यू में इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो यहाँ भी आप लोगों के एक्टिन प्रोटीन नज़र आएंगे। ये बेजल बॉडी मैंने बना लिया, बेजल बॉडी। और इसमें यहाँ पे आप लोगों को इसी मेम्ब्रेन में सिलेक्टिन नज़र आएंगे, प्रोटीन है सिलेक्टिन, यू एस सिलेक्टिन। और यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रीन नज़र आएंगे, यू वाला नीचे साइटोप्लाज्म के साथ इंटीग्रीन। डिफरेंट प्रोटीन्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अगर इसकी निस्बत आप लोग यहाँ पे इसको देख ले, ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर में बनाया, तो यहाँ भी ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, एक्टिन होंगे वेरी यहाँ पे एंकर्ड होंगे। इसी को स्टीरियोसीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख लें, इसको हम काइनोसीलिया कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, काइनोसीलिया, काइनोसीलिया इसको कहते हैं। ये काइनोसीलिया मोटाइल होते हैं। कभी आप लोगों ने फ्लैजेला को देखा होगा, क्लेमिडोमोनास में होता है, या स्पर्म के टेल में होते हैं, या सीलिया पैरामीशियम के इर्द गिर्द आप लोगों ने देखे होंगे। युगलिना में भी वो होती है फ्लैजेला। बैक्टीरियाज में भी आप लोगों को मिलेंगे। पाइलाई का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये काइनोसीलिया के अलावा ये स्टीरियोसीलिया, माइक्रोविलाई, ये आप लोगों को यहाँ पे जीआईटी में मिलेंगे। जीआईटी के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब अगर इस सेल्स के ऊपर में यूसीलिया बनाओ, या फिर इस कॉलमनर सेल्स के ऊपर में सीलिया बनाओ, तो अब इस सेल्स को हम सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर सेल्स बोलते हैं। अगर ये स्ट्रेटिफाइड है, सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड, या तो क्यूबॉइडल होंगे या कॉलमनर होंगे, सीलिया होंगे। अब इसका मतलब ये क्या है? सीलिया दो मकासद के लिए अल्लाह ने बनाए हैं। या तो ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, या इसके थ्रू मोटिलिटी उसी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करती है जिस स्ट्रक्चर में यह है, या उसी एरिया में ये किसी चीज़ को स्वीप कर रहा होता है। अगर आप लोग यूट्राइन ट्यूब में देख लें, तो ऊम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज हो जाती है, तो सीलिया वहाँ पे, अगरचे इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप लोग रेस्पायरेट, लेकिन फिर भी इसका रूल है, लेकिन अगर आप रेस्पायरेटरी एपिथेलियम को देख ले, तो ये स्यूडोस्ट्रिपाइड सिलिएटेड एपिथेलियम म्यूकस को जो फिल्म की सूरत में, बलगम की सूरत में हम एक्सपेल या स्वालो कर देते हैं unintentionally, every day we eat or expelled out sputum equal to 1 cup of tea. ये कौन कर रहा होता है? क्लियरेंस सिस्टम ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये हमारी सीलिया क्या कर लेते हैं, या तो विलाई में एब्जॉर्प्शन, या अगर आप लोग उसमें देख ले नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन, ब्रश बॉर्डर बना रहे होते हैं, यहाँ भी ब्रश बॉर्डर बना रहे होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। या ये रेस्पायरेटरी एपिथेलियम में या यूट्राइन ट्यूब में अगर आप लोग देख ले फॉलोपियन ट्यूब में, तो उसमें क्या कर लेते हैं, ऊम की मूवमेंट में ये हेल्प कर देते हैं। तो अल्लाह ने इसको और भी मॉडिफाई किया हुआ है। और ये मॉडिफिकेशन कैसी किए हुए हैं कि ये जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, एक्टिन है, मायोसिन है, इंटीग्रीन है, सिलेक्टिन है, इसको किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और इसको होल्ड किया हुआ है फॉर एवर। पॉइंट क्लियर है? तो इसी तरीके से अल्लाह ने इस पे सीलिया बनाई हुई है। तो इसके एपाइकल सरफेस पे, एपाइकल डोमेन पे आप लोगों को क्या मिलेंगे? सीलिया, माइक्रोविलाई, या फिर स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया आप लोगों को मिलेंगे। पॉइंट क्लियर है?
और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बनाई हुई है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बनाई हुई है, ट्रांसपोर्ट। तो ये यहाँ से चीज़ें यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है। एक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से होती है, अगर यूं मैं एक और सेल इसके बनाऊं, इन दो सेल्स के बीच में से कोई चीज़ अंदर चली जाती है, इसको पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैरासेलुलर, एक सेल है दूसरा सेल है, दोनों के बीच में से गुजरता हुआ कोई चीज़ चला जाता है, उसको पैरासेलुलर। और अगर यहाँ पे इसके अंदर चले जाए, फिर यहाँ पे ब्लड में शामिल हो जाए या किसी और टिश्यू में चली जाए, इसी को ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ट्रांससेलुलर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अल्लाह ने इसके एपाइकल सरफेस पे प्रोटीन बनाई हुई है। ट्रांसपोर्ट हमने लिखा था ना ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा? साइड से भी कर सकते हैं, गैप जंक्शन के थ्रू, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या बनाया हुआ है अल्लाह ने? ये प्रोटीन बनाई हुई है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, टाइम क्या हुआ? आप यू देख रहे हैं? हाँ, ये इसको मैं थोड़ा मिटाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को रफ आइडिया दे दूँ कि ये सेल्स अब कहाँ कहाँ पे होंगे। थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे होंगे और क्यों होंगे। सही है? बाकी डिटेल में अगर मज़ीद और भी हो तो उसके इस साइड पे यहाँ पे हम एक और जूना एक्लूडेंस प्रोटीन है, यहाँ पे जूना एडहेरेंस है, और एक गैप जंक्शंस है बेस पे, बेस लेमिना के बाकी हम वहाँ पे जो इसके लेयर से तकरीबन 5-6 लेयर है, उसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है, ज़रूरत अगर पेश आई। नहीं तो थोड़ा सा इसका रफ़ आइडिया मिल जाए कि ये कहाँ कहाँ पे होंगे, थोड़ा सा रफ़ आइडिया। ठीक है? हाँ, इसको थोड़ा पास कर ले, स्टॉप नहीं करना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और डॉक्टर खुरम यहाँ पे देख ले, एक और टाइप भी एपिथेलियम है, उसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। इसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं, यूरोथेलियम भी कहते हैं। ये हमारी यूराइनरी ब्लैडर में, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? अगर आप इसको देख लें और ये नॉन डिस्टेंडेड फॉर्म में हो, आप कह ले कंट्रैक्टेड फॉर्म में हो यूँ, तो आपको ये 6 to 8 लेयर्स नज़र आएंगे। कितने लेयर नज़र आएंगे? 6 to 8 लेयर्स नज़र आएंगे। लेकिन ये अगर स्ट्रेच्ड हो जाए, ये नॉन स्ट्रेच्ड हालत में हो, ये अगर स्ट्रेच्ड हो जाए, स्ट्रेच्ड STRECHED स्ट्रेच्ड, तो ये आप लोगों को 3 to 4 लेयर नज़र आएंगे, ओनली 3 to 4 लेयर नज़र आएंगे। इसलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं या यूरोथेलियम। ये हमारे उसमें है, क्या है ये? यूराइनरी ब्लैडर में आप लोगों को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यूराइनरी ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर में मिलेगा। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये वाटर प्रूफ है। क्या है? वाटर H2O प्रूफ। ये वाटर प्रूफ है इसीलिए कि जो हमारा यूराइनरी ब्लैडर है, इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन एकमुलेट हो जाते हैं। इसी से अगर एब्जॉर्प्शन आ जाए, एब्जॉर्प्शन अगर इसमें कि ये एबिलिटी, अगर इसमें एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होती तो क्या होता, ये हमारी जो यूराइनरी ब्लैडर है उसी से ये यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेता। और ये यूरिन एक टॉक्सिक लिक्विड है, तो इसलिए मसला बन जाता, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बनाया हुआ है। एक तो ये एक्सटेंडेबिलिटी रखती है, ये जो एक्सटेंड हो जाते हैं, ये स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, तो इसकी लेयर वो कम पड़ जाते हैं, तो ये ज़्यादा यूरिन को एक्युमुलेट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी ये है कि ये वाटर प्रूफ है, इसी से ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो इसलिए स्पेशल एपिथेलियम अल्लाह ने यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये बनाया हुआ है।